हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिनव सिंह राठौर आपके लिए लेकर आया हूं एक नई सीरीज अबाउट आंसर राइटिंग। जी हाँ, हम इसमें बेसिकली क्लास 9th के हर एक सोशल साइंस के चैप्टर के बारे में, भले वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, डीपी हो या इकोनॉमिक्स हो, हर एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेंगे, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बारे में पूरा समरी देखेंगे, साथ ही साथ उस पर एमसीक्यू और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो की सीरीज में आपने क्या देखने जा रहे हैं, यहाँ पे मेन फोकस होगा आंसर राइटिंग का। अभी तक जो आप आंसर राइटिंग सीखते आ रहे हैं, इससे थोड़ा हट के होगा। यहां पे हम बेसिकली टारगेट करेंगे बोर्ड आंसर राइटिंग को। जी हां, जो आपके नेक्स्ट ईयर आने वाली है कि बोर्ड्स में सोशल साइंस में अगर आपको आंसर लिखना है तो किस किस पैटर्न में लिखना होगा। हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, जो मेन बॉडी रहेगी उसकी फॉर्मेटिंग देखेंगे कि कहां कहां हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कहां कहां हम डायग्राम बना सकते हैं, और फाइनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम कंक्लूजन लिखना सीखेंगे। क्या करेंगे? कंक्लूजन लिखना सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर आंसर अगर आता है 5 मार्क्स में आता है तो हम उसका कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं। 3 टाइप के आपके क्वेश्चन पैटर्न बनते हैं। 1 मार्कर जो कि आपके एमसीक्यूज और 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें ये चीज फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या है? ये चीज बिल्कुल भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा जवाब दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है 3 मार्कर। 3 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं आपके, उसमें आपको 30 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। कितने? 30 वर्ड्स। अब देखो, आप बोलोगे कि सर कहीं लिखा तो है नहीं कि 30 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। हमारे टीचर बोलते आते हैं कि भाई साहब 3 मार्क का आया तो 3 पॉइंट लिखने जरूरी है। जाहिर सी बात है, 3 मार्क्स में आता है तो 3 पॉइंट लिखने हैं, बट उसकी जो वर्ड लिमिट होती है, एक्चुअल तरीके से कह लीजिए या आप कह लीजिए कि स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट जो होती है वो 30 वर्ड्स होती है। 30 वर्ड्स में कैसे हमको 3 पॉइंट देने हैं। अब आपने सीखा होगा कि सर हमारे टीचर ने या हमारे जो प्रीवियस टीचर्स हैं जो हमारे स्कूल में, उन लोगों ने सिखाया कि भाई अगर कोई पॉइंट नहीं बन रहा हो तो तोड़ मरोड़ के बना दो। बिल्कुल भी नहीं, ये कतई मत करना। ये क्योंकि जो एग्जाम देने वाला है ना, वो आपकी उम्र, जो आपके एग्जाम चेक करने वाला है वो आपकी उम्र से गुजर चुका है। वो पता है उसको कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। तो हमको 3 देने हैं मार्क्स, तो 3 डायमेंशंस देने पड़ते हैं हमको। 3 अलग अलग डायमेंशंस देने पड़ते हैं, और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, सिंपल लाइन में हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। 2-3 पॉइंट आपस में कनेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, बस एक चीज पे फोकस करेंगे कि इसके डायमेंशंस कैसे हो, अलग अलग चीज को वो 3 पॉइंट फोकस कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज को फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो इस सीरीज में पूरी की पूरी फोकस करने जा रहे हैं आंसर राइटिंग के बारे में। 3 पार्ट में या 3 चीजों में आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे समरी के बारे में, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज ये वीडियो हिस्ट्री से। किससे? हिस्ट्री से चालू करेंगे। ये कोर्स आपका, सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि आपके जो पीए आने वाला है या पीए चल रहा है वो हम कंप्लीट कर लें। सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। चैप्टर 1 हो जाता है आपके हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए देखते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन। टाइमलाइन के फॉर्म में देखेंगे। क्या करेंगे? टाइमलाइन के फॉर्म में देखेंगे, ताकि क्या हो जाए, आसानी से चीजों को हम रिकॉल कर सकें। 1715 से लेकर 1789 के बीच में बात करता हूं। ये पूरा फ्रेज आ जाता है किसका? आपके ऑटोक्रेसी का, ठीक है। क्योंकि 1789 के बाद ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है जुलाई में, और हम इसके पीरियड के बाद को क्या बोलते थे? रेवोल्यूशनरी पीरियड बोलते थे। इससे पहले की बात करते हैं तो पूरे का पूरा बर्बन डायनेस्टी का रूल था। किसका था? बर्बन डायनेस्टी का रूल था। कहां पे? फ्रांस में। लुइस की चलती थी रेंज पूरी। लुइस 13, 14, 15 और फाइनली हम देखते हैं किसको? 16 को। तो 13, 14, 15 जो होता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। भाई 13 की बात करते हैं, ये एक्सपेंशन करते हैं अपने पूरे के पूरे टेरिटरी का, बहुत ही एबल्ड एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, बहुत ही बढ़िया से रूलर रहते हैं। 14, 15 की बात करते हैं थोड़े से वीक पड़ जाते हैं कंपेरेटिवली, और फाइनली बात करते हैं 16 के बारे में, तो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क यही होता है। खैर, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस हैज रिजन फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन। हमेशा एकदम बूस्ट देखने को मिल जाता है हमको, काफी ज्यादा, ठीक है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो ये बेसिक बैकग्राउंड हमको देखने को मिल जाता है कि 1715 से लेकर 1789 के बीच में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हंगर बढ़ रही है। देखो क्लाइमेटिक कंडीशन तो सेम रहेगी, प्रोडक्शन भी ऑफ कोर्स सी बात है भाई, वहां पे एडवांस मशीनरी, मॉडर्न मशीनरी तो है नहीं, तो प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं उतना ही रहेगा। ये कह सकते हो कि पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो कंजम्पशन ऑफ फूड जो है वो बढ़ जाता है। तो यही कंडीशन जो रहेगी आगे लीड करेगी इसको, सब्सिस्टेंस क्राइसिस को। चलिए 1730 से 1760 के बीच में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। तो 1748 में मॉन्टेस्क्यू भाई साहब की बुक आती है, क्या? स्पिरिट ऑफ लॉस।
ठीक है, तो जो आपके 3 नंबर के जो क्वेश्चंस है ना वो यहीं से उठेंगे। कहां से उठेंगे? यहीं से उठेंगे कि भाई साहब व्हाट इज स्पिरिट ऑफ लॉस और हु रोट स्पिरिट ऑफ लॉस। तो देखो अब ये क्वेश्चन आया था हु रोट स्पिरिट ऑफ लॉस 3 मार्क्स में, क्या आंसर दोगे? ये आंसर तो दोगे कि भाई साहब ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, इसके साथ में डायमेंशंस देने बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो स्पिरिट ऑफ लॉस की बात करिए, सबसे पहले लिखो इट वाज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू इन 1748। ठीक है, सीधी सी कहानी आ जाती है। दूसरी चीज आप पॉइंट ये लिखोगे कि इसमें बताया क्या गया, क्या बताया गया है इसमें डिफाइंड है वेरियस पॉलिटिकल एस्पेक्ट लाइक रिपब्लिक, डेमोक्रेसी और डेस्पोटिज्म और डेस्पोट। ये 3 चीजें हैं। साथ साथ इस बुक में एक नई चीज मिलती है हमको, क्या? डिवीजन ऑफ लॉज या ऑर्गन्स। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। साथ साथ इसी बुक के फ्रेम पे हमको आगे जाके क्या बोलता है, अमेरिका जब अपने फ्रीडम ले लेता है तो मॉन्टेस्क्यू की बुक से स्पिरिट ऑफ लॉस से इंस्पिरेशन लेता है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करता है। तो ऐसे आप 3 अलग डायमेंशन देंगे। क्या करेंगे? ऐसे ही आप क्या करेंगे? 3 अलग डायमेंशन देंगे। देखो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आ जाती है क्वेश्चन की वो हमारे पहले पॉइंट से कवर हो जाएगी, राइट। बट टीचर ने बोला 3 पॉइंट तो चाहिए, तो 3 पॉइंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सही बोली टीचर, तीनों वर्ड तीनों सेंटेंस को मिला लो, 30 वर्ड से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, साथ में 3 अलग डायमेंशन दे दिया है, तो अब यहां पे टीचर नंबर काट ही नहीं सकता। भाई कहां काटेगा? खुद सोचो ना यार, आपने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, आपने 3 दे दी, वो भी 3 अलग अलग टाइप की, एक ही चीज को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करा। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली हमको आंसर राइटिंग करनी है और इसका प्रॉपर फॉर्मेट हम आगे देखेंगे। खैर, तो मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉज आती है जो कि किस में आती है? 1748 में आती है। 1760 से 1790 की बात करते हैं तो 1762 में रूसो क्या पब्लिश कर देते हैं? रूसो पब्लिश कर देते हैं अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया जाता है? तो एक ऐसा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा जाता है पीपल और मोनार्क या रूलर के बीच में जो कि डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, तो विच इंस्पायर्स द थर्ड स्टेट टू डिमांड फॉर 1 person 1 vote इन 1789। यहीं से इंस्पिरेशन मिलती है थर्ड स्टेट को स्टेट जनरल मीटिंग में कि भाई 1 person 1 vote कहां से आना चाहिए। तो रूसो ने बताया था कि भाई एक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, वोटिंग सिस्टम का, जिसको एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जा सकता है, तो 1 person 1 vote होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या मिल जाता हमको? 1 person 1 vote। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1774 के बारे में, जब लुइस 16 बर्बन डायनेस्टी का क्या होता है? थ्रोन पे बैठता है। यहां से चालू हो जाता है क्या? बेड़ा गर्क होना। चलिए 1775 की बात करते हैं तो यहां पे फ्रांस क्या करता है? ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करता है। ठीक है, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वहां पे हेल्प करना चालू कर देता है। ठीक है, फ्रांस लैंड्स हेल्प टू द 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो टोटल 13 कॉलोनीज ऐसी होती है जहां पे ब्रिटिश का वहां पे क्या रहता है? पूरा का पूरा कैप्चर रहता है, वहां पे कॉलोनाइज रहती है, उनको फ्रांस हेल्प करता है कि इंडिपेंडेंस लेने के लिए। फाइनली इसमें क्या होता है? वो भी अपने अपने वॉर में घुस जाता है। फ्रांस ज्वाइन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस इंक्रीजेस फ्रांस डेट। क्या होता है? फ्रांस का डेट बढ़ता है, लोन बढ़ता है, लीडिंग टू इंक्रीज इन टैक्सेस। लोन बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो भाई इनकम तो उतनी है, अब लोन बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो इनकम भी इंक्रीज करनी होगी ना यार। अब इन लोगों की इनकम क्या ही है? टैक्सेस ही है, राइट। इनकी इनकम क्या होगी? टैक्सेस होगी। लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, चलो आज की डेट में गवर्नमेंट के बाद अपने पब्लिक सेक्टर भी है, बट मान लो उस टाइम पे अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स नहीं होते, इंडस्ट्रीज नहीं होती, तो उनका सोर्स क्या था? जी हाँ, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिमिलरली जब हम इन किंग्स की बात करते हैं, मोनार्क्स की बात करते हैं, ये लोग खेती नहीं करा करते थे, ये लोग लोगों से टैक्स लिया करते थे, तो यही इनका सोर्स ऑफ इनकम था। तो अब सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना है तो टैक्स को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। 1789 की बात करते हैं, 5 मई लुइस 16 कॉल फॉर द स्टेट जनरल मीटिंग। 5 मई को लुइस 16 क्या करते हैं? स्टेट जनरल को बुलाते हैं। स्टेट जनरल भी आपका 3 मार्क का टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा स्टेट जनरल क्या है? तो स्टेट जनरल मीटिंग है, तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वहां पे बैठते हैं, एंड स्टेट जनरल हैज द पावर टू डिस्कस अपॉन टैक्सेस एंड इंक्रीज टैक्सेस। तो ये आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट आप बात करेंगे किसके टाइम पे आती है? लुइस 16 इसको बुलाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। उससे पहले ये कब बुलाई जाती है? तो लुइस के टाइम पे बुलाई जाती है 13 के टाइम पे 1614 में। तो ये आ जाती है 3 पॉइंट, 3 डायमेंशन, 3 मार्कर कंप्लीट, 3 आउट ऑफ 3। 28 जून को, सेम ईयर 28 जून को क्या होता है? मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट इन द असेंबली असेंबल इन द इंडोर टेनिस कोर्ट। तो इसको क्या बोला जाता है? इंडोर टेनिस कोर्ट ओथ। ठीक है, कब? 20 जून को क्या होता है?
कि इंडो टेनिस कोर्ट ओथ होती है, सब लोग मना कर देते हैं कि भाई साहब 1 स्टेट 1 वोट नहीं होगा, 1 पर्सन 1 वोट होगा। तो जो थर्ड डायमेंशन जो आप उसमें दे सकते हो वो ये चीज भी दे सकते हो, ठीक है। दे डिसाइड देमसेल्व्स एज, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में यार डिक्लेयर कर देते हैं। थर्ड स्टेट के लीडर कौन कौन होते हैं, तो एबेसियस और मीराब्यू। एबेसियस और मीराब्यू जो रहते हैं ये, हालांकि देखो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट ये थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने जाते हैं कहां पे, स्टेट जनरल में, ठीक है। तो यही लोग बोलते हैं कि कहना नहीं यार बहुत हो गया, अब हम खुद का नेशनल असेंबली बनाएंगे। सो दे टेक एन ओथ नॉट टू डिस्पर्स अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस हैज बीन ड्राफ्टेड। नेक्स्ट आता है द किंग ऑर्डर्स द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। रूमर्स स्प्रेड दैट द किंग विल सून ऑर्डर द ट्रूप्स टू फायर अपॉन द सिटीजन एंड अ पीपल्स मिलिशिया इज फॉर्म्ड। इसी टाइम पे देखो क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली एक क्राइसिस का सिचुएशन बन रहा था, और ये क्राइसिस छोटा मोटा नहीं था, ये क्राइसिस अब उनके जान पे आ गए थे, उनकी बात पे आ गए थे कि भाई साहब ये क्राइसिस जान ले लेगा और हमारा किंग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, एक टाइप से नेशनल असेंबली जो बनी थी वो एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप का काम कर रही थी कि भाई किंग को क्या है, सामने पॉलिटिकल प्रेशर डाल रही थी कि आप कुछ करो। वहीं क्या होता है कि भाई किंग को क्या लगता है कि भाई अब लोग पागल हो जाएंगे, बौखला जाएंगे, तो वो ट्रूप्स को क्या करता है, ऑर्डर कर देगा, करना नहीं है एक काम करो, सिटी में मूव करना चालू कर दो, इनकेस कुछ हो तो वहीं दमन कर देना। तो ये देख के लोग और घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कल ना यार ये हमें मारने कूटने आ रहा है, वैसे हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जीने के लिए पैसा नहीं है, एक काम करते हैं मिलिशिया बना देते हैं, अटैक कर देते हैं, एक आर्मी बना लेते हैं। 14 जुलाई को क्या होता है, पेरिस इन स्टेट ऑफ अलार्म। पूरे के पूरे लोग क्या होते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाते हैं कि किंग को ये कर देंगे, किंग को वो कर देंगे, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, और ऐसा और वैसा। और फाइनली सेंसरशिप अबॉलिश्ड हो जाती है, ठीक है। द एजिटेशन क्राउड स्टॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल ऑन 14 जुलाई 1789, और सेंसरशिप अबॉलिश हो जाती है। फाइनली 4 अगस्त को, उसी ईयर 4 अगस्त को क्या होता है, असेंबली पासेस द डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। और यहीं पे हमारे सामने क्या देखने को मिल जाता है, फ्रांस from monarchy to constitutional monarchy। फ्रांस एक मोनार्की से क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करता है जो कि क्या होता है, पावर को लिमिट करता है किसकी, लुइस 16 को, और लुइस 16 को फोर्स करते हैं इस चीज को अबाइड करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ईयर 1790 से 1820 के बीच में सबसे पहला इवेंट आता है 1791। असेंबली फिनिश द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू इट द पावर टू मेक लॉज नाउ रिसाइड विद द असेंबली, हाउएवर पॉलिटिकल राइट्स रिसाइडेड विद द वेल्थिएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये वेल्थिएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में याद रखना, यहां से दो चीजें आ सकती हैं क्या, एक तो एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन वो इंसान होगा जो कम से कम 3 लेबर के वेज के बराबर क्या दे रहा होगा, टैक्सेस दे रहा होगा। मतलब वो टैक्सेस तो ऑफकोर्स पे करेगा, बट उसके टैक्स का अमाउंट कितना होना चाहिए, कम से कम एक दिन के 3 लेबर के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक लेबर की वेज है कितनी, 100 रुपए एक दिन की, तो कम से कम एक ऐसा आदमी एक्टिव सिटीजन होगा जो कम से कम टैक्सेस में पर डे 300 रुपए दे रहा होगा, उसको माना जाएगा क्या, एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन होने के नाते ये लोग क्या करेंगे, इनके पास रहेगा राइट टू वोट, राइट टू वोट। और यही एक्टिव सिटीजन अपने आप में से एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे, इलेक्टोरल असेंबली बनाएंगे, और इसी इलेक्टोरल असेंबली में जो मैक्सिमम टैक्स पे कर रहे हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे और एक नेशनल असेंबली चूज करेंगे। तो ये आ जाता है एक्टिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन की बात करते हैं तो इसमें बाकी सारे लोग आ जाएंगे। इवन आप अगर मान लो 200 रुपए टैक्स दे रहे हो ना, तो भी आप किस में आ जाओगे, पैसिव सिटीजन में आ जाओगे। पैसिव सिटीजन के पास बिल्कुल राइट नहीं है वोट का। इसमें वुमेन्स भी आ जाती हैं। कौन आ जाती हैं इसमें, वुमेन्स भी आ जाती हैं। 1792, worried about the development in France, its neighbor states had been planning to send troops to put down the events. पर्शिया, ऑस्ट्रिया क्या करता है, लुई 16 से हेल्प मांगता है कि कल ना यार आज की डेट में अगर यूरोप में मुझे उठा के फेंक दिया ना, तो कल को ये कोई बात नहीं है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे भी जनता विद्रोह कर दे और तुमको जड़ से उखाड़ के फेंक दे। क्या करो, मेरी हेल्प करो। और ये भी बोलते कल ना यार आज तक यूरोप में ऐसा नहीं हुआ कि भाई साहब किसी एक मोनार्क को इन लोगों ने, किसी दूसरे पर्सन ने नहीं या दूसरे राजा ने नहीं, उसके खुद के लोगों ने उसके स्टेप डाउन करवा दिया हो।
जाहिर सी बात है, इट्स अ वेरी मैटर ऑफ कंसर्न, हमको क्या करना चाहिए, लुईस 16 की हेल्प करनी चाहिए। तो इतने में क्या होता है भाई साहब, ये जैकोबिन क्लब को पता चल जाता है, ये साला भाग रहा होता है लुईस 16, इसको धर लेते हैं। कन्ना कहाँ जा रही है, ठीक है, तो बोलता है कन्ना मैं तो यहीं तक जा रहा था। कन्ना झूठ मत बोल, सही बता तू कहाँ जा रहा है। देन फाइनली ही एडमिट्स दैट ही हैज बीन कंस्पिरेसिंग विद द पर्शियन किंग। तो 70 अप्रैल 1792 में क्या होता है, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्स वॉर ऑन पर्शिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। और 10 अगस्त 1792 को क्या होता है, जैकोबिन स्टॉर्म द टुलेरिस पैलेस एंड होल्ड द किंग हॉस्टेज। फाइनली 21 सितंबर 1792 पे आते हैं, किस पे, 21 सितंबर 1792 एक नेशनल कन्वेंशन बनती है। क्या बनती है, एक नई असेंबली बनती है, जिसका क्या बोला जाता है, इसको कन्वेंशनल बोला जाता है। इट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। तो सबसे पहले नेशनल असेंबली बनी, इसने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसके बाद क्या बनी, कन्वेंशनल बनी, कन्वेंशन बनी, जिसने क्या करा, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब अब कोई मोनार्क नहीं है, अब जो भी है अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन होंगे। चलिए, इसमें जैकोबिन क्लब सबके सामने आता है, प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। तो फाइनली 1793 से लेके 1794 जो टाइम आता है जैकोबिन क्लब का, उसको बोला जाता है रेन ऑफ टेरर। यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आता है, प्रचंड रूप में आता है कि भैया जो भी एंटी रेवोल्यूशनरी पर्सन है उसको पकड़ो और गिलोटाइन करो, मतलब सर धड़ से अलग करो एक मशीन के द्वारा। चलिए, इट वाज लॉन्च अ ड्राइव टू अरेस्ट एंड एग्जीक्यूट काउंटर रेवोल्यूशनरीज अंडर रॉबेस्पियर। ये क्या करता है, ट्रिब्यूनल्स बनाता है, क्या रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स बनाता है और उनको ये चीजें सौंपता है। द फ्रेंच रिपब्लिक कैलेंडर इज अडॉप्टेड, और साथ ही साथ यहाँ पे इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कि इक्वालिटी ब्रेड लेकर आना, मीट का राशनिंग कर देना, और ब्राउन ब्रेड जो है आपकी, सॉरी जो फ्लोर ब्रेड है उसको बंद कर देना, वहां पे आप नॉर्मल फ्लोर यूज करोगे, रिफाइंड फ्लोर यूज नहीं करोगे। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि ये इंट्रोड्यूस करता है इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए। यही ये लोग क्या करते हैं, ये लुईस 16 को निपटा मारते थे भाई साहब। 1793 में लुईस 16 ट्रीजन के साथ चार्ज होता है, उसको फाइनली एग्जीक्यूट कर देते हैं, पब्लिक एग्जीक्यूशन गिलोटिन कर देते हैं। 1794 तक आते आते रॉबेस्पियर का आतंक इतना बढ़ जाता है कि लोग खुद अब ये बोलते हैं भाई साहब ये आदमी हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो रॉबेस्पियर इज सेंट टू द गिलोटिन, द कन्वेंशन डिसाइड्स टू फ्री ऑल द स्लेव्स इन द ओवरसीज पोजीशन, दैट मींस जो इनकी कॉलोनीज थी वहां से स्लेव्स को क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। हालांकि जब वापस नेपोलियन आता है तो स्लेवरी रीइंस्टेट कर देता है, बट फिलहाल के लिए सबसे पहले 1794 में ही ये रेन ऑफ टेरर के लीजिए या कन्वेंशन के लीजिए, ये क्या करता है, स्लेवरी को फ्री कर देता है। 1795 कन्वेंशन ड्रॉज अप अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस द डायरेक्टरी इज टू रूल द फ्रांस। डायरेक्टरी समझिए क्या है, 5 लोग अलग अलग चीजें देखेंगे, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, ऐसे करके चीजें देखेंगे, और ये 5 डायरेक्टरी ही क्या करेगी, फ्रांस पे रूल करेगी। और ये 5 लोग क्या होंगे, चूज होंगे लोगों के बीच में से। तो इन्हीं 5 लोगों में से क्या होता है, एक बंदा आता है, छोटा सा नाटा सा, बिल्कुल मिलिट्री पावर, मिलिट्री लीडर, और क्या गजब के वॉर लड़ता है। वो अपने आप में डोमिनेंस इसलिए स्टैब्लिश कर पाता है क्योंकि वो इम्पॉसिबल वॉर्स को जीता है। वो अपने लोगों में, अपने सोल्जर्स में बहुत माना हुआ है, उसको लोग उसको उसका कहाँ नहीं टालते, और वो खुद जंग में जाता है। नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्टे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इस डायरेक्टरी में अपना इन्फ्लुएंस बनाता है, और फाइनली वो एक डायरेक्टरी मेंबर बन जाता है। 1795-99 की बात करते हैं तो फ्रांस इज रूल्ड बाय द डायरेक्टरी। 1799 के बाद क्या होता है, फाइनली नेपोलियन टेक ओवर करता है, और 1804 में वो क्या करता है, अपने आप को एम्परर घोषित कर देता है कि भाई साहब मैं क्या हूं, एम्परर हूं, अब डायरेक्टरी रूल खत्म। 1804 से 1814 की बात करते हैं तो फ्रांस इज रूल्ड एज एन एम्पायर अंडर नेपोलियन। तो ये वापस क्या हो जाता है, एक डेस्पोटिज्म बन जाता है, एक आपकी मोनार्की बन जाती है। फाइनली 1815 कंबाइंड फोर्सेस आती हैं, आपकी ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, आपकी रशिया, और फाइनली क्या करती हैं, पर्शिया वगैरह सब आ जाते हैं, प्रूशिया, और फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा देते हैं। क्या करते हैं, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा देते हैं। तो फाइनल डेट आती है हमारी 1820 से 1850 के बीच में, जिसमें 1848 में स्लेवरी को फाइनली क्या कर दिया जाता है, टोटल एंड टोटल अबॉलिश कर दिया जाता है फ्रांस से। पहले क्वेश्चन पे, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन मांग रहा है आपसे, तो जनरल सी बात देखो, ये कितना हो गया, 5 मार्कर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा हो गया, 5 मार्कर हो गया। ठीक है, The circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest। क्या बोल रहा है, circumstances मांग रहा है आपसे, सिचुएशन या कंडीशन बात की बात हो रही है ये। ठीक है, कंडीशन की बात कर रहा है, लीडिंग टू द आउटब्रेक।
ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन है, क्या ऐसी सर्कमस्टांसेस थी जो कि क्या कर रही है, आपके आउटब्रेक को लीड कर रही है, या फिर ऐसे क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। तो जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम क्या बताएंगे अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली था क्या। तो इस अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपार्ट फ्रॉम क्या क्या कंपोनेंट्स आपके आ जाने चाहिए, तो एक तो आ जाती चाहिए डेट, ठीक है, फिर ये था क्या, मतलब ये वायलेंट रिवोल्ट था, ये नॉन वायलेंट रिवोल्ट था, कि इसमें किस लोगों ने पार्टिसिपेट करा, क्या चीजें हुई, चीजें नहीं हुई बट किसने पार्टिसिपेट करा, उसके बीच में क्या चल रहा है, उसके नेचर में क्या चल रहा है, वो डिस्क्रिप्शन आप क्या कर सकते हो इस ही पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। सबसे खूबसूरत बात इंट्रोडक्शन की एक ये होती है कि आपको बस एक कॉमन इंट्रोडक्शन बनाना है और वही कॉमन इंट्रोडक्शन आपके उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन में क्या हो सकता है, काम आ सकता है। जाहिर सी बात है उसकी जो एंड की लाइन होगी वो एक आध दो चेंज करनी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से, बट ऊपर का जो कॉमन कंटेंट ना वो पूरा का पूरा उस ही पर्टिकुलर चीज में हर एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या हो सकता है, काम आ सकता है। तो ये हो गई आपकी क्या इंट्रोडक्शन की बात। इंट्रोडक्शन के बाद मैं बात करता हूं, अगर मैं बॉडी की जो बात आती है, जो मेन आपका कंटेंट रहेगा आंसर का बॉडी का, उसमें आपको क्या करना है, अलग अलग डायमेंशन देने हैं। अब आपने क्या है कि पढ़ा होगा कि भाई वेरियस कॉजेस की बात करते हैं तो लुईस 16 का डेस्पोटिक रूल आ जाता है भाई, फिर इकोनॉमिक कंडीशन आ जाती है, सस्टेनेबल क्राइसिस आ जाता है, सोशल कॉजेस की बात करते हैं तो उसकी सोसाइटी आ जाती है। तो ये सब क्या है, डायमेंशंस है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कोई भी चीज जो किंग से रिलेटेड है, पॉलिसी से रिलेटेड है, वो किस में आएगी, आपके पॉलिटिकल डायमेंशन में। ठीक है, जो भी किंग का रूल हो गया, किंग का लॉ हो गया, वो सब किससे आ जाएगा, पॉलिटिकल डायमेंशंस में। ठीक है, टैक्स की बात आ गई या इनकम या किसी टाइप का पेमेंट, वो किस में आ जाएगा, आपका इकोनॉमिकल स्फीयर में आ जाएगा। किस में जाएगा, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में जाएगा या इकोनॉमिकल डायमेंशन में जाएगा। वहीं सोशल की बात करें तो सोसाइटी की बात आ जाती है, लोगों की बात आ जाती है, तो वो सोशल डायमेंशन में। और कुछ ऐसा कल्चर आ जाता है, जैसे फोक सॉन्ग हो गया, कोई फोक लिटरेचर हो गया, फोक आर्ट हो गया, तो वो कल्चर में आ जाएगा। हालांकि हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो हमने कल्चर की इतनी बात नहीं करते, तो कल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर कोई कल्चर के एक दो पॉइंट आ जाते हैं तो आप उसको सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट लिख के लिख सकते हो। तो ये हमको डायमेंशन क्या करने, आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम एक लेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन या कह सकते हो पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है, फिर हम लेंगे इकोनॉमिक कॉजेस और हम लेंगे क्या, सोशल कॉजेस। तो ये तीन डायमेंशन जो है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल कह लो, ये हमेशा हिस्ट्री में याद रखना है। कोई भी कॉज आ जाता है, कोई भी इफेक्ट आ जाता है, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टरमैथ, इफेक्ट, कॉन्सेस और ये सब चीजें जो है, ये हमको इन्हीं तीन डायमेंशंस में तोड़ के लिखनी है। ये तीन डायमेंशन देखो, सीधी सी कहानी, ये आप ऐसे लिखोगे, दूसरा वाला 5 में लिखेगा, हो सकता है सेम नंबर मिले, बट आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। क्या होता है कि जो टॉपर्स होते हैं ना, ये 1 ही या 2 मार्क्स जो इनको प्रेजेंटेशन का एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, कई बार इनकी गलतियां क्या हो जाती है, प्रेजेंटेशन के कारण ओवरलुक कर दी जाती हैं। तो ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, टॉपर बन जाते हैं, और आप क्या रह जाते हो, एक मोर देन एवरेज या एवरेज स्टूडेंट रह जाते हो। तो यही कमी है हमें, और हमको यही कमी क्या करनी है, सुधारनी है। अगर आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि 1 या 2 मार्क जो है वो कहीं ना कहीं साइड में कर दिए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हो एक लोकल रेस्टोरेंट में जहां आप 200 रुपए की पनीर की सब्जी लेते हो, तो उसमें आप क्या करने लगे हो, मीन मेक निकालने लगे हो, अरे यार मसाला ज्यादा है, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, सही से बना नहीं, मजा नहीं आया, रोटी भी कड़क है, ऐसी है वैसी है। बट वही अगर सेम सब्जी और सेम रोटी अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा कॉस्ट में किसी 5 स्टार में खाते हो ना, और उसमें नमक कम हो जाए, कल नमक कम है, बाकी सब बढ़िया था, मजा आ गया खाने में आज, मतलब पैसा वसूल हो गया, तो ये वाला फैक्टर आंसर में भी आ जाता है कि ठीक है चलो यार उसने 1 आध 2 माइनर मिस्टेक करी होंगी, कोई दिक्कत नहीं, बट उसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो था ना उसका, वो बहुत बढ़िया था उस बच्चे का, तो उसमें ठीक है यार मैं 5 में से 5 दे सकता हूं या 5 में से 5 दे सकती हूँ।
ये फर्क पड़ जाता है प्रेजेंटेशन का। आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं, देखो ह्यूमंस हैं, हम मिस्टेक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इट इज इन अवर नेचर। तो ये मिस्टेक्स को ओवरलुक कैसे करा जाएगा, तो आप अपना जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखोगे आंसर का, उतना ज्यादा अच्छा क्या होगा, आपका आंसर का जो मिस्टेक्स है वो ओवरलुक करी जा सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करी जा सकती है। तो ये 3 डायमेंशन हमेशा याद रखना, कोई भी हिस्ट्री का चैप्टर, वो इंडियन हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, रीजनल हिस्ट्री हो, इन्हीं 3 डायमेंशन में आंसर को तोड़ा जाएगा। फाइनली इसके बाद लिखेंगे हम क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन, हर क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना जरूरी नहीं है, हर क्वेश्चन में कंक्लूजन आए ऐसा भी जरूरी नहीं है। बट जब एक डायरेक्ट हिस्टोरिकल इवेंट से आपसे मांगा जाता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर हिस्टोरिक इवेंट के बारे में बताइए, या उसके कोई कॉजेस के बारे में बताइए, उसके कोर्स के बारे में बताइए, उसके इफेक्ट्स के बारे में बताइए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। मतलब कंक्लूजन किस में आएगा, डायरेक्ट हिस्टोरिकल इवेंट से अगर आपको कुछ पूछा होगा तो। आप दूसरा कंक्लूजन कहां आ सकता है कि जहां आपसे क्या मांगा जाए, कई ओपिनियन मांगा जाए कि भाई फॉर एग्जांपल जो हमारी फ्रांस की जो पॉलिसीज आई, नई नई थिंकिंग आइडियोलॉजीज आई, वो कहां तक हद तक क्या है एप्लीकेबल है आज के वर्ल्ड में, आपका ओपिनियन दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। मैंडेटरी सीबीएसई ने कंक्लूजन नहीं लिखा है, बट ये एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट कर देता है, बहुत ही बड़ा क्या है, फैक्टर है। कंक्लूजन लिखना बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है किसी हिस्टोरिकल इवेंट से, तो जो उसके बाद हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है आप उसको करेक्ट कर दो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, कॉजेस पूछ रहा है, ठीक है, रिवोल्ट के। तो रिवोल्ट के कॉजेस के बाद क्या होगा, रिवोल्ट अपने आप में खुद होगा। तो आप क्या लिख दोगे, दीज कॉजेस अल्टीमेटली लेड टू द एंगर ऑफ द पीपल एंड लेड टू द रिवोल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसा लिख सकते हो, और भी बेटर बना सकते हो, जो एक मैंने छोटा सा आपको बना के एग्जाम्पल दे दिया, और भी आप बेटर कर सकते हो। समझ में आया। तो अब आपका ओपिनियन मांगा जाए तो हमेशा ओपिनियन वाले क्वेश्चन में ये याद रखना, हमको क्वेश्चन के नेगेटिव सेंस में नहीं बात करनी है, हमको हमेशा क्या करना है, एक क्वेश्चन को एंड जो करते हैं हमें हमेशा पॉजिटिव नोट पे करते हैं। ये हमारी मेंटालिटी और पॉजिटिविटी दिखाता है किसी एक पर्टिकुलर आंसर में, और उसको गलतियों को छुपाने में भी हमारा क्या होता है, काम आ जाता है। दूसरी चीज ये होती है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आप अननेचुरली जो है आप अपने आप से क्या करो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हो। तो इन केस अगर आपने से 5 का 4 पॉइंट लिखे या एक आध कोई पॉइंट गलत हो जाता है, तो ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का पॉइंट भी क्या हो जाता है, मान्य मान लिया जाता है, और आपकी वो मिस्टेक को क्या कर दिया जाता है, ओवरलुक करके आपको फुल में से 5 मिल जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जब हम आंसर डिस्कस करेंगे, मैं आपके सामने एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करके लेकर आया हूं। ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट करेक्ट आंसर हो सकता हो आप इससे और बेटर आंसर बना सको, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ मॉडल जो आप रेफर कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। और आंसर राइटिंग बेटा ध्यान रखना एक कला है, इट्स एन आर्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लिखते जाओगे, जितना आप अपने मन से आंसर बनाते जाओगे, ये उतनी ही ज्यादा परफेक्ट होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेटर होती जाएगी। आप ये सोचो कि आज की डेट में हम किताब खोल के विवेकानंद बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। विवेकानंद को विवेकानंद बनने में भी बहुत साल की तपस्या लगी थी। सो प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट वंस कि हाँ मैं एक बार में चल गया और मैं क्या सक्सेसफुल हो जाऊं, बिल्कुल नहीं। इट्स एन आर्ट, वो आपको सीखना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर अपने टीचर्स से हेल्प ले लीजिए, उनको आंसर्स दिखाइए, मैग्नेट बेंच पे आप डालिए आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक करके दूंगा। बट रेगुलर प्रैक्टिस इज द की जो आंसर राइटिंग को आपकी परफेक्ट बनाएगी। तो देखते हैं मॉडल आंसर क्या कहता है। इंट्रोडक्शन की बात करें, जब आप आंसर लिखने जाएंगे ना, तो प्लीज ध्यान रखिएगा ये इंट्रोडक्शन पार्ट मत लिखिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट मत लिखिएगा, सीधा आप यहीं से चालू करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। कहां से चालू करेंगे आप, सीधा फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही चालू करेंगे, आप इंट्रोडक्शन मेंशन नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है। वो पढ़ के इंसान समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने क्या दिया, एक इस चीज का इंट्रो दिया। जब आपसे कोई एक नया इंसान सवाल पूछता है, जब आपसे कोई पूछता है, तो आपसे ये किसी चीज पे होता है यार आप कौन हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो। तो सिमिलरली अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया है, तो आप उस सवाल का प्रीटेक्स्ट दोगे या दोगे इंट्रोडक्शन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज द फाइट अगेंस्ट द ओल्ड रेजिम ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। ध्यान रखना इस पर्टिकुलर आंसर में मैंने एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपकी बुक में नहीं लिखा गया, पूरे को पूरे बुक में से वर्ड लिखा है। जितनी वोकैबुलरी है ये आपको बुक में से ही मिलेगी। वो इंग्लिश स्ट्रांग करनी है, इंग्लिश बेटर करनी है, तो किताब पढ़ो, किताब पढ़ो और किताब पढ़ो, इसके अलावा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। The French Revolution was the fight against the old regime of French society and the various atrocities faced by the Third Estate.
The feudal nature of France's economy, polity and society created a hardship for third estate which led to the revolt on 14th July 1789. The various causes for the outbreak of the French Revolution are as follows. तो यहाँ पे हमने क्या बात कर ली कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, एक फाइट थी किसके अगेंस्ट, ओल्ड रेजिम, मतलब पुराना जो इनका ढेरा ठर्रा चल रहा था सोसाइटी का, एक पुराना फ्यूडलिस्टिक्स नेचर चल रहा था सोसाइटी का, उसके अगेंस्ट में एक फाइट थी। ठीक है, चलो, द फ्यूडल नेचर ऑफ फ्रांसेस इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, किसने फोर्स करा, इस फ्यूडल नेचर ने फोर्स करा। जो फ्यूडलिस्टिक नेचर था कि भाई हर चीजें क्या होगी, एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज जगह से होगी, उसका एक दबदबा होगा, ऑपरेशन होगा, तो ये फ्यूडलिस्टिक नेचर किस चीज का, फ्रांस की इकोनॉमी का, पॉलिटी का और सोसाइटी का। ठीक है, पर इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी में कौन थे, फ्यूडलिस्टिक या फ्यूडल्स कौन थे, आपके नोबल्स हो गए। पॉलिटी की बात करूं तो वो किंग हो गया, सोसाइटी की बात करूं तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट हो गया। ठीक है, दे बोथ क्रिएटेड अ हार्डशिप, ठीक है, फॉर द थर्ड एस्टेट, जो कि क्या था, आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन था। ठीक है, विच लेड टू द रिवोल्ट ऑन 14th जुलाई 1789, जब हम स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल देखते हैं। द वेरियस कॉजेज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर एज फॉलोज। आप इससे अच्छा भी इंट्रोडक्शन बना सकते हो, अपने आप में बिलीव रखो, ट्रस्ट करो अपने प्रोसेस को और प्रैक्टिस करते रहो, आप इससे और बेटर बना सकते हो। ये जस्ट एक आपको क्या है, एग्जाम्पल है, मॉडल है आपके लिए। पॉलिटिकल कॉजेज देखो, डेस्पोटिक रूल ऑफ बर्बन डायनेस्टी, ये क्या था, डेस्पोटिक का मतलब ये होता है कि जो आपका एक एट्रोसिटिक रेट हो गया या मोनार्कियल रूल जो हो गया, जो कि बहुत ही बेकार था। ठीक है, नेक्स्ट इनकेपेबल रूल ऑफ लुई 16, हर कुछ कर रहा जा रहा है भाई, भुखमरी हो रही है वहां पे, वो ब्रेड पार्टी कर रहा है। इकोनॉमिक में आ जाते हो तो ड्रेन ऑफ नेशनल ट्रेजरी, जो कि आपके अमेरिकन कॉलोनीज वॉर लड़ने से हुई थी। प्रोमिनेंट सब्सटेंशियल क्राइसिस, जो सब्सटेंशियल क्राइसिस आ चुके थे जिसके लिए लुई 16 कुछ भी नहीं कर रहा था, वो कॉज हो जाएगा। सोशल कॉजेस की बात करते हो तो फ्यूडलिस्टिक डिवीजन ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट में फ्यूडलिस्टिक डिवीजन था। बर्डन ऑफ टैक्सेस ओनली ऑन थर्ड एस्टेट, ये भी अपने आप में एक सोशल कॉज है। आपने कहा था सर टैक्स आएंगे तो इकोनॉमिक में आएगा, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, क्योंकि हम किसकी बात करें, बर्डन की बात करें, बर्डन ऑफ टैक्स मतलब पे करने की, टैक्स की पे करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट की थी। प्रिविलेजेस टू अपर टू एस्टेट बाय बर्थ, तो ये भी एक रीजन आ जाता है। तो आप क्या करो, इसको एक किसमें, एक प्रॉपर तरीके से फ्लो चार्ट में ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा सा ट्रायंगल बना सकते हो, बीच में लिखो कॉजेज, यहां डालो पॉलिटिकल, यहां डालो सोशल, यहां डालो इकोनॉमिकल, और इनके नीचे यहां पे ये 2 पॉइंट लिख दो, ये 2 या 3 जो जितने पॉइंट आ रहे हैं आपके वो लिख दो। ठीक है, सिर्फ ये क्या है, सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, ये क्या है, सब हेडिंग्स हैं। ये जो पॉइंट आपके सामने देख रहे हैं ना, फ्यूडलिस्टिक नेचर ऑफ सोसाइटी, ये क्या है, ये कीवर्ड है बेटा, इसके बिना आंसर के नंबर नहीं मिलने। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ कीवर्ड है। तो कीवर्ड लिखने के बाद मैंने क्या करा है, इन कीवर्ड्स को 3 पॉइंट में समझा दिया है। ठीक है, क्या किया, 3 पॉइंट में समझा दिया। जो ये कीवर्ड्स ऐसे जो देख के समझ में नहीं आ सकते, उनको 3 वर्ड में समझा दिया है। King was not able to bring any kind of reforms to bring France out of substantial crisis, जो कि क्या आता है आपके इसमें अपने prominent substantial crisis, economic crisis का आ जाता है, तो इसके लिए किंग कुछ नहीं कर पा रहा था। The bureaucracy of king was also weak and there was regular interference of Marie Antoinette, जो उनकी वाइफ थी, and the ultimate solution for the king was to increase taxes, जो कि क्या हो जाता है आपका एक immediate reason हो जाता है या immediate cause आ जाता है, एस्टेट जनरल की मीटिंग। ठीक है, ये आगे मैंने 3 पॉइंट में समझा दिया। ठीक है, जो पूरे के पूरे मैंने 6 पॉइंट ऊपर लिख रखे थे। ठीक है, यहां पे जो फ्लो चार्ट में मैंने बना के लिख रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिख रखे थे, उनको जो डिफिकल्ट समझने के थे वो मैंने 3 पॉइंट में समझा दिया। कंक्लूसिवली द स्टेट जनरल मीटिंग फेल्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, जो कि क्या जाता है, नेक्स्ट इवेंट होने वाला है हिस्ट्री में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इवेंट होने वाला है। एक्टिंग एज अ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, मीनवाइल द कंडीशन ऑफ फ्रांस डिटेरियोरेटेड लीडिंग टू people coming on streets and storming the Bastille, marking the start of French Revolution on 14th of July 1789। 14th of July 1789। तो ये है, आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। 3 कंपोनेंट आपके पास आने चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये 3 कंपोनेंट 5 मार्कर में आपके पास आ जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो, अब ये मल्टीपल पार्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए जाहिर सी बात है जितना होगा ये 5 मार्कर में। तो प्लीज इस क्वेश्चन की लेंथ पे जाके घबराना बिल्कुल नहीं। हमेशा एक बात गांठ बांध लेना, 5 मार्कर में जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना, वो उसको सॉल्व करना उतना ही आसान होगा, क्योंकि आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी।
और जितना छोटा क्वेश्चन होगा ना वो उसको लिखना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, ये चुटकियों में होगा, हमको सब पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है, कैसे नहीं करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। अब पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, वो ऐसा कौन सा ग्रुप था फ्रेंच सोसाइटी का जिसको रेवोल्यूशन से क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो हमको पता है कि जो वेल्दी स्टेट था, जो वेल्दी पीपल थे, उनको क्या हुआ, फायदा हुआ। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर किस में आएगा, इस वेल्दी में आएगा। चलिए फ्रेम कर लेंगे। विच ग्रुप वॉज फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप था जिसको अपनी पावर देनी पड़ी। तो आपको पता है फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ आंसर में हम किसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट टू सेकेंड स्टेट के। विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, कौन सा सेक्शन था जो कि डिसअपॉइंट हुआ। तो आपको पता है पैसिव सिटीजन, तो पैसिव सिटीजन किस में आते थे, थर्ड स्टेट में। ठीक है, तो हमको सामने पूरा का पूरा हमारे सामने चीज यहीं आ गई कि हमको किस किस बारे में बात करनी है। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। 14th July 1789 marked the onset of the revolution by the people of France against the feudalistic nature of France's society, polity and economy। मगर अगेन ये देखो पूरी लाइन मैंने क्या लिया, वहीं से ली है, कोई नया नहीं बनाया। ठीक है, Ultimately, in 1791, the third estate compelled the king to give up a structure of constitutional monarchy. The effect of this various section of the society were। अब मुझे पता चल गया था कि कौन कौन से मेरे को बेसिकली लेने हैं, तो अब सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मुझे पता है। अब इस क्वेश्चन पे मुझे ये फोकस करना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये उस इवेंट से हुई पहले वाली चीजों में बात कर रहा है या उस इवेंट के होने वाले बाद की चीजों में बात कर रहा है। देखो, बेनिफिट है फ्रॉम द रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम द रेवोल्यूशन की बात आ जाती है, तो मतलब रेवोल्यूशन के बाद किसको बेनिफिट मिला, तो ये इफेक्ट्स में आ जाएगा। बाद में होने वाली चीजें क्या होगी, इफेक्ट होगी, उस इवेंट से पहले होने वाली चीजें क्या होगी, कॉज होगी। तो मुझे क्या लिखना है, इफेक्ट लिखना है। चलिए, wealthy section of third estate, the concept of active citizen and the criteria of choosing the National Assembly members made this wealthy section of particularly powerful। changes in society की बात करता हूं, तो with the abolition of various privileges of first and second estate, the members of clergy and nobility became the submissive section। ठीक है, the taxes were now equally borne by all the three estate and their executive powers were taken। तो ये हो गया किसके बारे में, फर्स्ट और सेकेंड estate के बारे में। ये आ गया किसके, wealthy section के बारे में। तो मैंने यहां पे क्या बता दिया, द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड क्राइटेरिया फॉर चूजिंग नेशनल असेंबली। ये रीजन था कि ये वेल्दी सेक्शन जो था वो पावरफुल हुआ। आपको पता है एक्टिव सिटीजन कौन थे, जो वो लोग थे जो कि 3 लेबर की वेजेस का क्या कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे और डेली बेसिस पे। उनमें से भी जो हाईएस्ट टैक्स पेयर थे उनको क्या सिलेक्ट करके कहां भेजा जाता था, नेशनल असेंबली में या नेशनल इलेक्टोरेट में भेजा जाता था, और उनमें से नेशनल असेंबली सिलेक्ट होती थी। तो ये मैंने बता दी कि भाई साहब जो एक्टिव सिटीजन का जो फंडा लेकर आए थे ना, इसकी वजह से ये लोग पावरफुल हुए। बता तो दिया वेल्दी सेक्शन, यहां पे मैंने फर्स्ट आंसर का पार्ट दे दिया। सीधा सीधा अगर एक लाइन में बोलूं कि वेल्दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज अफेक्टेड द मोस्ट, ठीक है, विद पावर, पर मैंने यहां पे कोई स्कोप नहीं रखा कि वो मेरे नंबर काट ले। तो मैंने क्या करा, उसको रीजन भी बता दिया कि भैया इस रीजन की वजह से ये सेक्शन क्या हुआ, वेल्दी हुआ। ठीक है, चेंजेस इन सोसाइटी के बारे में बात करता हूं, तो अगेन चेंजेस आते हैं कुछ सोसाइटी के बारे में जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट से रिलेटेड थे, जो कि आपका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन रहेगा। सेकंड पार्ट, विच ग्रुप्स आर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट, तो चेंजेस इन सोसाइटी हुआ। ठीक है, विद द अबॉलिशन ऑफ वेरियस प्रिविलेजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, क्या प्रिविलेजेस थे, टैक्सेस कलेक्ट करना, फ्यूडल राइट्स होना, ये सब चीजें। द मेंबर ऑफ क्लर्जी एंड नोबिलिटी बिकेम द सबमिसिव सेक्शन। अब इनके पास कोई भी टाइप की पावर नहीं थी, अब ये क्या थे, इक्वल थे, इक्वालिटी एस्टैब्लिश हुई। दीज टैक्सेस वर नाउ बी इक्वली बोर्न बाय ऑल द 3 स्टेट एंड देयर एग्जीक्यूटिव पावर्स वर टेकन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट के बारे में कि जिसको क्या फर्क नहीं पड़ा, लोअर सेक्शन। अब लोअर सेक्शन की जब हम बात करें तो हमने बेसिकली पहले क्या देखा था, पैसिव सिटीजन। तो पैसिव सिटीजन में थर्ड स्टेट के लोग तो थे ही थे, पर साथ में एक और सेक्शन को रखा था जो कि थी वुमेन। तो मैंने अगेन कोई स्कोप नहीं छोड़ा कि कोई मेरे नंबर काट ले। तो मैंने लोअर सेक्शन में क्या लिखा देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग वेरियस चेंजेस इन द पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल डिड नॉट चेंज मच। They were kept in passive citizen category, क्योंकि उनको कोई राइट नहीं दिए गए चूज करने के। ठीक है, तो इसलिए कोई चेंज आया नहीं। The land was not redistributed among the peasants and landless farmers। कोई as of उनको कोई भी टाइप का एक इकोनॉमिकल सोर्स भी नहीं दिया गया। वुमेन की बात करते तो वुमेन ऑफ फ्रांस कंट्रीब्यूटेड टू इक्वल ऑफ मेन, बराबर इक्वल तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन था, बट उसके बाद भी उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए। दे वर आल्सो केप्ट इन द पैसिव सिटीजन क्राइटेरिया एंड डिबार्ड फ्रॉम एंजॉयिंग देयर राइट्स, जो पॉलिटिकल राइट्स थे।
Conclusively, the circumstances didn't change for the better good, leading to the conspiracy of Louis XVI with the Persian Empire and ultimately leading to the formation of the Republic on 22nd September 1792. क्या होता है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेकर आती है नेशनल असेंबली, वो काम नहीं करती है तो उसके बाद क्या होता है, कन्वेंशन फॉर्म होती है और वो क्या करती है, फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देती है और इसको लुई 16 को कैप्चर कर लेती है ट्रीजन के बेसिस पे। ये हो गया आपका मॉडल आंसर अबाउट योर सेकंड क्वेश्चन, which was which groups of French society benefited from the revolution, which groups are forced to relinquish power, which section of the society would have been disappointed with the outcome of revolution. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। अब ये क्या पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है अबाउट लेगेसी। लेगेसी मतलब क्या आप छोड़ के जा रहे हो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की ऐसी क्या चीजें थी जो कि यूरोप में अपनाई गई, किसमें, 19th और 20th सेंचुरी में। तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अटपटा सा है, यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या ऐसी चीजें आई। तो तीन चीजें हमेशा फ्रेंच रेवोल्यूशन में गार्ड बांध देना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि फ्रांस ने क्या दी है, पूरी दुनिया को दी है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो हमारा आंसर क्या होगा, इन्हीं तीन चीजों पे क्या होगा, रिवॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। देखो अब यहां पे क्या आ रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात आ रही है, तो मैंने क्या कर दिया, इंपॉर्टेंट कर दिया किसके लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, स्पेशली इन यूरोपियन हिस्ट्री। द सक्सेस ऑफ द रेवोल्यूशन शोड दैट द ओल्ड रेजिम एंड द मोनार्की कुड नाउ बी ओवरथ्रोन बाय द कॉमन पीपल एंड पेव द वे फॉर न्यू आइडियाज एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। द इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कैन बी सीन एज the ideas of liberty and democratic right were the most important legacy for French Revolution. These ideas became an upbringing force on the political movements in the world in 19th and 20th century. क्या होता है, फ्रांस में ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करी जाती है, फ्रांस इन सब चीजों को अप्लाई कर देता है और सक्सेसफुल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बाकी के लोग भी क्या सोचते हैं कि नहीं यार ये चीज भी सही है, अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं। The ideas of liberty, equality and fraternity spread from the France to the rest of the Europe where the feudal system was finally abolished. Colonized people revoked with the idea of freedom from bondage to their movements to create a sovereign national state. The idea of nationalism that emerged after the French Revolution started becoming a mass movement all over the world. Now people began to question the absolute power. Finally, the impact of French Revolution would be seen in India. 2. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Rai were deeply influenced by the ideas of revolution. Conclusively, कोई जरूरत देने की नहीं है, ये बेसिकली क्या है, सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड टू फ्रांस। अगेन डेमोक्रेटिक राइट कौन कौन सी हो गई, प्रियम्बल याद करो, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, उन्हीं चीज पे क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1791 वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट एज इट ओवरथ्रू द ओल्ड रेजिम, established a society based on new ideas. One of the most important contributions of the French Revolution was the new ideas, that is the various political and social alternatives. ठीक है, even today these ideas have been incorporated in our democracy such as right to equality, सबसे पहला, राइट टू फ्रीडम दैट इज लिबर्टी, तीसरा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू वोट। ये सब चीजें क्या होती हैं, हमारे सामने इनकॉर्पोरेट करी जाती है, जो कि कहां से ली गई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ द यूनिवर्सल राइट्स वाज बेस्ट विद दिस कॉन्ट्रडिक्शन, एक्सप्लेन। अब ये क्या बोल रहा है, जो यूनिवर्सल राइट्स दी गई थी क्या वो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं आज के जमाने में या उस टाइम पे, देखते हैं। The French Revolution brought many ideas such as equality, liberty, fraternity, etc. These values today are as well understood and developed. But during the time of French Revolution, these ideas were still fragile and still misunderstood. Some of these rights are, सबसे पहला यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात होती है। आज की डेट में जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, दैट इज राइट टू इक्वल वोट। दैट मींस मेन के पास भी उतना ही राइट है, वुमेन के पास भी उतना ही राइट है, दोनों के पास वोट के सेम वैल्यू है। उस टाइम पे क्या था, सिर्फ अडल्ट फ्रेंचाइज था, यूनिवर्सल नहीं था। उस टाइम पे क्या था, वुमेन को क्या कर दी जाती है, राइट्स नहीं दी जाते हैं। तो वी कैन ट्रेस द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, वी कैन ट्रेस इट टू द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर डिबार्ड फ्रॉम एंजॉयिंग द बेसिक राइट्स टू चूज एज अ ह्यूमन। ठीक है, इक्वालिटी की बात करते हैं, उस टाइम पे भी इक्वालिटी इतनी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई थी। ऑल्दो द आइडिया वाज जनरेटेड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट फेल्ड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इक्वालिटी। रियल इक्वालिटी कैन नॉट बी अचीव विदाउट प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। किसी भी टाइप का इकोनॉमिक कंसेशन, इकोनॉमिक इक्वालिटी फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रोवाइड नहीं करी गई थी। याद करिए 19 जो आपका रेन ऑफ टेरर था, ठीक है, 93 से 94 के टाइम का, उस टाइम पे इक्वालिटी लाने की जरूर कोशिश करी गई थी, बट एक्चुअल में आई नहीं थी।
डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था सामने, क्योंकि नाम में देख लीजिए डिक्लेरेशन ऑफ मैन आ रहा है, वुमेन कहां गई भैया, और सिटीजन आ रहा है, मतलब यहां पे तीसरी कैटेगरी बना दी है वुमेन को. Within the name itself, they defy equality. Many provisions of this charter were denied by a large section of the society, failing to establish the values in the French society. Finally, liberty की बात करेंगे, freedom की बात करेंगे. France continued to expand its territories and colonies. The image as a liberator could not be held for long, and slavery continued to exist even after a republic. फ्रांस, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रांस की जो वैल्यूज थी उस टाइम बहुत ही फ्रेजाइल थी, उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं थी, बट हाँ इनको डेवलप करके फाइनली हमने क्या एप्लीकेबल करा है. Women's contribution in the French Revolution was overlooked. Women were denied of the right at the time of French Revolution. These ideas may have been fragile, but these ideas shaped the modern democracy and republic that almost every citizen of the world enjoys. ये आ गया आपका क्या conclusion. तो at the time of French Revolution, these ideas may have been fragile. उस टाइम पे हो सकता है ये कमजोर हो, but these ideas shaped the modern democracy. ये आज की डेट में हर एक modern democratic world में आपको सामने देखने मिल जाता है, and that almost every citizen of the world enjoys. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन. देखो ये छोटा क्वेश्चन है, इसका कंटेंट कम होगा, ये लिखने में डिफिकल्ट होगा. देखते हैं. आफ्टर द कन्विक्शन ऑफ रॉबेस्पियर इन जुलाई 1794, people realized they needed a new form of political system which would ensure the power does not get concentrated in one hand even in a republic, जो कि हमने reign of terror में देखा था ये रॉबेस्पियर के टाइम पे. This thought led to the formation of a directory, a 5-member committee to run France from 1795. The political instability of the directory paved way for the rise of Napoleon Bonaparte. Napoleon had achieved glorious victories in war. This made France realize that only a military dictator like Napoleon could restore a stable government. Next, 1804, he crowned himself as the Emperor of France. He was set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. Napoleon viewed himself as a modernizer of Europe. He introduced many laws such as protection of private property, uniform system of weight, measures provided for decimal system. कई चीजें करी थी. अल्टीमेटली क्या होता है कि नेपोलियन एम्परर बन जाता है और 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू जो आता है उसमें उसको डिफीट कर दिया जाता है कंबाइंड फोर्सेस में, और फ्रांस में वापस से क्या जाती है, एक डेमोक्रेसी, एक रिपब्लिक आ जाता है. तो ये था योर ऑल 6 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कई नई सीरीज आई है आपके लिए, मॉडल आंसर आपके सामने आए हैं, हमने बात कर ली है किस बारे में आंसर लिखेंगे, कितने वर्ड लिमिट रहेगी, क्या क्या कंपोनेंट्स आने चाहिए. आने वाले वीडियोस में आपके साथ में बात करेंगे और भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के बारे में. फिलहाल पीए का कोर्स कवर करने की कोशिश रहेगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अभी के लिए फिलहाल के लिए इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो magnetbrains.com, और यूट्यूब चैनल तो आपके लिए है ही है. तो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है टोटल 100% फ्री एजुकेशन. अगर आप ऐप या हमारी वेबसाइट पे भी आके वीडियोस देखते हैं, 2 या 3 वीडियोस देखते हैं, तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा. पूरी टोटल फ्री एजुकेशन है सिंस किंडरगार्टन टू 12th, और वेरियस कोर्सेज हमारे पास एनटीएससी, ओलंपियाड, CUET, IIT सब कुछ मिल जाएगा आपको. यहीं पे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इन वन सिंगल रूफ. आपको मैग्नेट ब्रेन्स के डेली अपडेट्स चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.